पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पथ्य अपथ्य मिताहार, है ना। अब इसके आगे का हम अभी सेम यूनिट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशंस। और इसका जो 4th पॉइंट है उसी को हम आगे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पथ्य अपथ्य के कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन विजिबल है, हम सब करके बता दें। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ दीदी। स्क्रीन विजिबल है? हाँ। तो अब इसके आगे हम 7वें पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि सुटेबिलिटी, भोजन में क्या क्या चीजें सुटेबल हैं। तो हर चीज हर व्यक्ति को सुटेबल नहीं होती है। कुछ व्यक्तियों को मान लीजिए ऐसा खाना जो कि कफ प्रोड्यूस करता है वो सूट होगा, तो कुछ को हो सकता है कि उनमें ऑलरेडी कफ की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वो सूट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसके लिए क्या सुटेबिलिटी होती है। तो ये जो आयुर्वेद में 7वें जो एक सिद्धांत होता है, ये किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसका फूड होता है, उसकी लाइफ स्टाइल होती है, उसके आसपास जो एनवायरमेंट होता है, उसके हिसाब से जो सुटेबिलिटी होती है, और उसमें जो होलसमनेस को उसमें जो ऑफ डाइट होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर इस नियम के अंतर्गत आती हैं। और ये नियम क्या करता है कि जितने एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनको इंटरनल हेल्थ के बीच एक सामंजस्य बिठाता है, एक हार्मनी बिठाता है, जिससे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और ये सिद्धांत किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत मतलब पर्सनल दृष्टिकोण पर आधारित होता है। तो ये जो सिद्धांत है ये किसी भी व्यक्ति को पर्सनलाइज अप्रोच करता है हेल्थ के लिए। अब इसके मूल सिद्धांत क्या है, कोर प्रिंसिपल। तो कोर प्रिंसिपल सबसे पहला है कि होलसमनेस एंड एडेप्टेबिलिटी, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ इसमें सिद्धांत में शामिल होते हैं जिनको जब लगातार प्रयोग में लेते हैं तो उसके माध्यम से जो शरीर होता है वो उसमें एक कामनेस आती है, एक हल्कापन आता है, उसके लिए वो लाभकारी होते हों। भले ही वो किसी और नियम में अपन को ऐसा लगे कि वो विपरीत है, लेकिन हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए वो बहुत ही अधिक सुटेबल हो। सेकंड होता है इंडिविजुअल वेरिएंट। तो इंडिविजुअल वेरिएंट जो होते हैं, तो एक व्यक्ति के लिए जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक आहार बहुत उपयुक्त हो सकता है, तो वहीं दूसरे के लिए वही आहार अनुपयुक्त हो सकता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर, वहाँ की जो प्रकृति है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, उसकी जो हैबिट्स हैं, उसकी जो वर्किंग स्टाइल है, या उसके जो फिजिकल या मेंटल चैलेंजेस हैं। तो उन सारे पे डिपेंड करता है उसका खाना। और इन सब के आधार पर यदि देखें तो हर व्यक्ति का खाना भिन्न होगा और एक पर्सनल होगा। फिर हेल्थ और डिजीज, तो यहाँ पर इस सिद्धांत के हिसाब से जो खाना है उसका वेरिएशन किस पे भी डिपेंड करता है, डिजीज पर। जैसे सपोज किसी को
डायबिटिक पर्सन है तो उसके लिए जो स्वीट है या जो मीठा खाना है वो अनुपयुक्त हो जाएगा, लेकिन ये वही यदि किसी को लो बीपी है तो उसके लिए वो उपयुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर खाने को एक औषधि के रूप में देखा जाता है कि जिससे जो बीमार व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसकी एक तो इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो और वो पदार्थ वो खाए जो उसके रोग का निवारण कर सके या उस रोग के साथ खाने में उसके लिए सुटेबल हो। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे मेन देखा जाता है कि उसके जो त्रिदोष हों या पंच तत्व हों उनमें संतुलन हो। तो जब ऐसा खाना किसी रोगी को दिया जाता है तो उसके लिए वो औषधि का काम करता है। अब इसके प्रकार क्या होते हैं, तो ये बहुत सारे प्रकार होते हैं। यहाँ पर मुख्य 2 लिए हैं। ओका मतलब उसकी जो हैबिट्स है उस हैबिट के हिसाब से उसके लिए विशिष्ट आहार तैयार किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, जिससे उसकी जो लाइफ स्टाइल है या वो बहुत लंबे समय तक वो उसका उपयोग करे। तो जब कोई भी चीज को हम बहुत लंबे समय तक उपयोग करते हैं, जैसे एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि चावल खाने से मोटे होते हैं, लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ या उड़ीसा साइड जाएं तो वहां का मेन फूड ही चावल है। वो लोग दिन में 2-3 बार शायद चावल ही खाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो उसके अनुकूल हो जाती है, उनकी बॉडी यूज टू हो जाती है उस फूड के अनुसार। भले ही वो हमको ऐसा लगता हो कि चावल खाना बहुत एक आइडियल नहीं है और वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन उस विशेष क्षेत्र के लिए चूंकि वो विशिष्ट खाद्य वहाँ के वही का एडेप्टेशन है और वही का सीजनल और लोकल है, तो उनकी जो शारीरिक जो उनका अनुकूलन है वो भी एडेप्टेशन जो है उस आहार के अकॉर्डिंग हो जाता है। और अगर उनके इस आहार को चेंज करें तो हो सकता है कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी हो या दिक्कत हो। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिस चीज के वो हैबिचुअल हैं वही चीज उन्हें कंज्यूम करने के लिए देनी चाहिए। फिर देश के हिसाब से तो अगर कोई व्यक्ति एक टेरिटरी में रह रहा है और वो उसके लिए सुटेबल है तो वहाँ का जो लोकल फूड है और जो क्लाइमेटिक फूड है वही उसके लिए बेस्ट होता है और वही उसकी जीवन शैली के लिए उपयुक्त होता है। तो जब वो व्यक्ति चूंकि वहां पर जो लोकल फूड होता है वही बहुत आयात में या बहुत कम रेट पे उपलब्ध होता है, उस इकोनॉमी होता है, तो जब लगातार वो वहाँ के लोकल और सीजनल फूड को खाते हैं तो वो उनके लिए अनुकूल हो जाते हैं, तो वो वही उनको सूट करता है। जैसे कि जो ड्राई एरियाज में रहते हैं तो वहां पर देखिए कि जो हल्के भोजन को खाया जाता है जबकि जो दलदल टाइप के क्षेत्रों में जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है वहां पर वो भारी भोजन करते हैं। तो यहाँ पर परिस्थिति जलवायु के हिसाब से चेंज होता है आहार। फिर ऋतु के हिसाब से, तो जब इसमें कोई भी खाना है वो ये कहा गया है इस सिद्धांत के हिसाब से कि जिस ऋतु में जो वेजिटेशन, जो सब्जियां, जो फल या जो अनाज होते हैं वो उस ऋतु में खाना चाहिए। और जैसे गर्मी में शीतलता प्रदान वाले खाद्य पदार्थ, तो अगर ठंड है तो ठंड में थोड़े से गर्म खाने चाहिए कि जो शरीर को गर्म बना के रख सकें। और वहीं पर अगर बारिश है तो कुछ हल्का ऐसा खाना चाहिए कि जो आपके डाइजेशन में बहुत इजी हो। फिर कुछ व्याधि के हिसाब से, मतलब किसी बीमारी में यदि कोई रोग है किसी व्यक्ति को, तो उस रोग को कम करने के लिए जो भोजन सुटेबल है वो उसे देना चाहिए और वही भोजन उसके लिए लाभकारी होता है। भले ही कई बार ऐसा हो जाता है कि वो खाना अगर सामान्य परिस्थिति में खाया जाए तो वो लाभकारी ना हो, लेकिन जब किसी रोगी में यदि कोई खाना उसके लिए सुटेबल है और वही हम उसको देते हैं तो उसके लिए बहुत औषधि के रूप में काम करता है और अनुकूल होता है। जैसे कि देखिए जब बहुत फीवर या कुछ रहता है तो ऐसा बोला जाता है कि चूंकि डाइजेशन भी इफेक्टेड होता है, स्लो हो जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि बहुत लाइट खाना दीजिए, जैसे खिचड़ी है, दलिया है,
इस टाइप का जब हम लाइट उनको खाना देते हैं तो वो उनके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और एनर्जी को भी बूस्ट अप करता है। फिर प्रकृति के अनुसार, मतलब प्रकृति के अनुसार ये कि किसी भी व्यक्ति की जो मनोशारीरिक संरचना से मतलब क्या है कि उसकी मेंटल जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो ज्यादातर क्या होता है कि व्यक्ति का फिजिकल मेंटल दोनों स्ट्रक्चर जहां वो लंबे समय तक रहता है तो वहां की जो भी ऋतु होती है, जो भी प्राकृतिक संरचना होती है, उसके एडॉप्टेशन में ही होता है और वहां पर जो भी उस प्रकृति के अनुरूप जो भोजन उपयुक्त होता है वही उसके प्राकृतिक दोषों को भी बैलेंस करता है। जैसे जो लोग ठंडे जगह में रहते हैं तो उनके खाने में जो गर्म चीजें हैं वो अधिक शामिल होती हैं, वहीं जो गर्म जगह में रहते हैं तो उनके लिए ठंडी चीजें शामिल होती हैं। तो इस तरह से ये प्रकृति ने ही इस तरह से बनाया है कि वो खाना जो उस पर्टिकुलर जगह के लिए, वहां की जलवायु के लिए, वहां के प्राकृतिक वातावरण के लिए उपयुक्त हो, वही उसे सूट करेगा। फिर सर्वरस मतलब सभी स्वादों के साथ अनुकूल हो, यानी उसका व्यक्ति का खाना इस तरह का हो कि जो आयुर्वेद में 6 स्वाद माने जाते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसेला, ये सभी स्वाद उसमें बैलेंस हो। तो अब जब सारे ये 6 रस बैलेंस होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि खाना अधिक शक्ति, स्फूर्ति और दीर्घायु वाला होता है। अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो जब ये आयुर्वेदिक चिकित्सा में इस तरह का खाना दिया जाता है तो सबसे पहले तो होता है कि जो डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, मतलब किसी भी पेशेंट की जिसको कोई भी रोग है उस रोग के हिसाब से पहले तो ये देखना कि कौन से खाने के उसके लिए ठीक है, किन खाने को वो डाइजेस्ट कर सकता है, किन खाने के कौन से खाने ऐसे हैं जो उसके डाइजेशन के लिए अनुकूल नहीं है, या बहुत से खाने ऐसे हो सकते हैं कि जैसे सपोज मान लीजिए उसे बहुत अधिक सर्दी है, कफ कोल्ड है, तो उस समय जो ठंडा खाना है उसे अवॉइड करना, उसकी जगह थोड़ा सा गर्म खाना देना। तो उसके जो रोगी की क्षमता के अनुकूल हमें ये डिजाइन करना है कि उस समय वो जिस रोग से ग्रसित है रोगी, उसके हिसाब से कौन सा खाना सबसे अच्छा है जिससे वो अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर सके, और वही खाना उसे देना चाहिए। फिर ट्रीटमेंट प्लानिंग, तो जब हम ये देख लेते हैं कि रोगी के लिए अनुकूल खाना कौन सा अच्छा है, उसे कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, तो इन सब आधारों पर उनकी दवाओं के साथ कौन सा खाना जो है वो मैच कर रहा है, क्योंकि बहुत से आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जिनके साथ कई खाने मैच नहीं करते हैं। तो जो गुड मैचिंग है और जो उसको सपोर्ट कर रहा है मेडिसिन को, तो इस तरह के खाने ही उस पेशेंट्स को देने चाहिए। और फिर प्रिवेंटिंग मेडिसिन, मतलब ये ऐसी चीजें देना चाहिए जो उसको जो भी बीमारी है पेशेंट को, उसका निराकरण करे, उसको दूर करे, और वो व्यक्ति अपने मन और शरीर को स्ट्रांग बना सके, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सके, जिससे उसमें हीलिंग पावर अधिक डेवलप हो और वो अपनी बीमारी से जल्दी ही बाहर आ सके। फिर नेक्स्ट है हिताहार। हिताहार का मतलब आयुर्वेद में ऐसा है, ऐसा भोजन जो लाभदायक भोजन हो या संपूर्ण आहार हो, और ये शरीर को स्वस्थ तो रखता ही है, साथ ही साथ उसको पोषण भी देता है। और प्राकृतिक रूप से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको यदि संतुलित खान पान की आदतों के साथ खाया जाए तो वो सभी कल्याणकारी होते हैं। और यहाँ पर मिताहार और हिताहार दोनों लगभग एक बराबर ही होते हैं और एक ही चीज पे वो जोर देते हैं। तो हिताहार के जो प्रमुख जो की एस्पेक्ट है वो क्या है कि जो खाना है वो टेस्ट के लिए नहीं, आपको पोषक तत्वों के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए खाना चाहिए। तो जो खाना आप खा रहे हैं उसमें केवल स्वाद ही ना देखें, बल्कि ये भी देखें कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है, उससे आपको कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व मिल रहे हैं
जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। फिर फेवरेबल फॉर हेल्थ, तो इसको हिता बोलते हैं। हिता का मतलब होता है कि जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो। तो ऐसा खाना आपको चूज करना है या किसी को सजेस्ट करना है कि जो स्वास्थ्य जीवन के लिए सहयोगी हो। फिर कॉन्शियस ईटिंग, जिसको हमने माइंडफुल ईटिंग भी कहा था, और ये खाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है। और ये जब दृष्टिकोण के साथ सचेत खान पान या कॉन्शियसली ईटिंग की जाती है तो ये खाने को एक औषधि के रूप में परिवर्तित कर देती है। इसके बारे में हम चूंकि बहुत लंबा डिस्कशन कर चुके हैं तो आज हम इसको शॉर्ट में ले रहे हैं। फिर आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, तो जैसे आयुर्वेद में जो मेन प्रिंसिपल है कि किस औषधि के साथ कौन सी चीज नहीं खाना, जिसको हम बोलते हैं इन जनरल भाषा में कि परहेज करना, कौन सी चीज उस औषधि के साथ सुटेबल होगी। फिर इसके बाद होलिस्टिक हेल्थ के लिए यहाँ पर बिहार, आचार, बिहार, इन दोनों को, आचार क्या हो गया आपका माइंडफुल ईटिंग, और बिहार क्या हो गया कि आपकी आचरण, आपकी जीवन शैली, कि खाना तो आपने बहुत हेल्दी खाया है लेकिन उसे कब खाना है, कितना खाना है, किस चीज के साथ खाना है, किस चीज के साथ नहीं खाना है, किन भावों के साथ खाना है, किस जगह पर बैठ के खाना है, किस तरह से जो उस खाने को कुक किया गया है, ये सारे इस विचार में बिहार में शामिल होती हैं चीजें। फिर अगर प्रैक्टिस में हम देखें तो मनुष्य को जितना नेचुरल फूड होता है वही ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, और जो भी खान पान वो लेते हैं उसके क्या उसमें क्या न्यूट्रिशंस हैं, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, वो किस तरह से बन रहा है, ये सारी चीजें देखकर केयरफुली चूज करना चाहिए। और फिर इसके बाद में जो हित आहार है, तो उसमें मेन जो हित का मतलब होता है कि ऐसा खाना, हित जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो, और आहार मतलब खाना, तो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद खाना ही मनुष्य को खाना चाहिए, जो कि हिताहार के अंतर्गत आता है। अब इसे अगर संस्कृत में देखें तो अभी जो हमने बोला कि हित मतलब आहार, और हित मतलब लाभदायक, और आहार, हार मतलब आहार, तो ये एक संपूर्ण और लाभकारी आहार है। और जो व्यक्ति के, इसकी जो प्रकृति, वातावरण, उसकी जो वर्तमान स्थिति है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो वर्किंग स्टाइल है, उन सारी, उसको जो जो डिजीज है, उन सारे चीजों को देखते हुए डिजाइन किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो हिताहार है ये स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक सर्वोत्तम औषधि है, क्योंकि ये सारी चीजों को देखते हुए स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद जो हो वो बनाया जाता है खाना। अब इसकी ये व्यक्तिगत होता है, मतलब किसी भी पर्सनली एक व्यक्ति को देख के और उसके लिए डिजाइन किया जाता है कि उसके लिए क्या क्या लाभप्रद है, क्योंकि यहाँ हमेशा ऐसा माना गया कि यदि एक चीज किसी के लिए लाभप्रद है खाने की तो वही हो सकता है दूसरे के लिए हानिकारक हो जाए। तो यहाँ पर व्यक्ति की उम्र, उसका डाइजेशन पावर कैसा है, उसकी शारीरिक बनावट कैसी है, वो किस क्लाइमेट में रहता है, वो क्या काम करता है, वो किस मौसम को झेल रहा है, वो कब खाना खाता है, वो सारी चीजें देखते हुए उसके हिसाब से पर्सनल कस्टमाइज उसको डिजाइन किया जाता है। ये स्लाइड शायद रिपीट हो गई है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हम आगे लेते हैं। फिर इसके जो हिताहार फूड है वो क्या क्या होते हैं। अनाज, वो एक तरह का रेड राइस होता है, और ये तीनों दोषों को जो संतुलित करे ऐसा अनाज होना चाहिए, एवं दृष्टि और शक्ति के लिए भी ये लाभप्रद माना जाता है। मूंग दाल अच्छी मानी जाती है, और इसके अलावा जो अनाज उस व्यक्ति के लिए सुटेबल हो वो अनाज हमें उसे देना चाहिए। फिर दूध, तो यहाँ पर शुद्ध दूध को ही पौष्टिक माना है, और शुद्ध दूध से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं जैसे घी है, मक्खन है, पनीर है, तो वो शुद्ध दूध के बने हुए ही होना चाहिए। फिर फल, सब्जियां, तो इसमें एक आंवला जो है उसको बहुत महत्व दिया है, क्योंकि आंवला खाने से, आंवला आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी भरपूर होता है, तो ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है,
और ये ऐसा माना जाता है कि जो 3 दोष होते हैं जिनके कारण व्यक्ति बीमार होता है उसे बैलेंस करता है। मसालों में सेंधा नमक स्वाद और पाचन बढ़ाने वाला माना गया है। ये हार्ट के लिए और आइस के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। अब हम आते हैं मिताहार पे। तो हिताहार और मिताहार लगभग एक जैसा होता है, बस मिताहार में एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, 50-25-25 का रूल। और ये 50-25-25 का रूल हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो मिताहार है, तो मित मतलब होता है संतुलित, और आहार, हार का मतलब होता है सचेत आहार, जिसको हम माइंडफुल ईट करते हैं। तो ये शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बना के रखता है। और इसमें जो 50-25-25 का नियम है, उसका मतलब ये है कि जो पेट आधा ठोस पदार्थ से भरे, 1/4 तरल से और 1/4 खाली पेट रखें। और यहाँ पे जो ठोस पदार्थ है, तो उसमें जो खाने के 3 गुण होते हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक, तो इसमें सात्विक फूड को चयन करने के लिए विशेष बल दिया गया है। अब इसके मूल सिद्धांत क्या है? सबसे पहले तो मिता का मतलब होता है संयम, कि खाने पर आपका संयम हो, बहुत अधिक खाना ना खाएं, जिसको ओवर ईटिंग कहते हैं या ओवर डाइट कहते हैं। और शरीर में जितनी भी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं। भूख लगने पर ही खाएं, यदि मान लीजिए भूख नहीं लगती है तो बिना भूख के खाना ना खाएं। और जो आहार है वो माइंडफुल, उसको कंजम कर, उसका जो आहार का कंजम्पशन है वो माइंडफुल करें, आप अवेयर रहें, फिर आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इन चीजों के बारे में बार बार अपनी पूरी चेतना को बनाए रखें। और जो 50-25-25 है, ये हठ योग प्रदीपिका के अनुसार है। और इसमें फिर वही है कि आधा जो पेट है वो ठोस से, जो सात्विक फूड हो, 25 तरल पदार्थों से, लिक्विड से, जिसमें पानी, जूस, छाछ, ये सारी चीजें हो सकती हैं, और बाकी को वायु से यानी खाली छोड़ दें। अब इसमें आपको सात्विक भोजन खाना है, तो सात्विक भोजन में क्या आएगा? ताजा पौष्टिक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, अनाज, फल, सब्जियां, दूध, मेवे। दूध विशेष ध्यान रखें कि सात्विक आहार में वही दूध आता है जो शुद्ध दूध होता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो स्पष्ट स्फूर्ति और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? जो रासिक और तामसिक गुण की है, मतलब भारी नींद लाने वाले खाद्य पदार्थ, जैसे बासी, प्रसंस्कृत, तले हुए, दोबारा गर्म किए या कई बार गर्म किए हुए खाद्य पदार्थ, शराब, मांसाहारी भोजन, उत्तेजक खाद्य पदार्थ, जैसे बहुत अधिक मसालेदार, खट्टे, नमकीन, कड़वे या तेली पदार्थ। तो इन पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को से परहेज करने की सलाह दी गई है। अब ये जो मिताहार है, ये आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या करता है? ये दोषों को संतुलित करता है, मतलब शरीर में जो कफ, वात, पित्त है उनको ये संतुलित करता है। और अपनी प्रकृति के अनुसार उस व्यक्ति की, कि उसकी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, तो उसके अनुसार ही भोजन का चयन करना चाहिए। जैसे वात में गर्म भोजन, लेकिन अगर पित्त है तो ठंडा, और कफ है तो हल्का भोजन, उसमें हल्का या भारी भी थोड़ा ले सकते हैं, तो वो मिक्स करके करना चाहिए। फिर उसकी डाइजेस्टिव फायर, पाचन अग्नि कैसी है, तो उन खाद्य पदार्थों को ही उसे चूज करना चाहिए जिसको वो डाइजेस्ट कर सके, पचा सके। फिर पथ्य मतलब संपूर्ण आहार है, तो मौसम के अनुसार जो चीजें उसके लिए लाभकारी हो उसे संयमित मात्रा में ले। फिर इससे फायदे क्या हैं? इम्प्रूव डाइजेशन, एनर्जी, स्लीप एंड इम्यूनिटी, ये सब इम्प्रूव होते हैं। फिर मेंटल क्लियरिटी आती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, और रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो अध्यात्म की ओर आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर एक अष्ट आहार विधि विशेष का वर्णन किया जाता है। तो अष्ट आहार विधि विशेष जो है वो आयुर्वेद की एक मूलभूत धारणा है, और इसमें अष्ट विशिष्ट मतलब 8 विशिष्ट कारकों का वर्णन है। वो ये निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति का जो भोजन है वो पौष्टिक है या हानिकारक है,
या उसके स्वास्थ्य के लिए उचित है या उसके स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। इन सारी चीजों को वो डिसाइड करती है। भोजन की प्रकृति, उसकी तैयारी मतलब उसको किस तरह से कुक किया गया है, संयोजन मतलब उसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं, उसकी क्वांटिटी, वो कहाँ किस स्थान पर किस समय पर, खाने के नियम क्या हैं और खा कौन रहा है, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आहार को एक कंप्लीट प्योर बनाती हैं, सात्विक बनाती हैं और जितने भी लाइफ स्टाइल में विकार आते हैं उन्हें रोकती हैं। तो अब ये जो 8 कारक हैं ये कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। पहला है प्रकृति मतलब भोजन का स्वरूप, कि वो भोजन का नेचर कैसा है और वो उस व्यक्ति के त्रिदोष के अनुसार है कि नहीं है। ठीक है। फिर कराना मतलब इसका होता है कि उसको जो मेथड है प्रोसेसिंग की वो कैसी है, यानी भोजन तैयार करने का तरीका, कि वो पक के बना है, भाप में पका है, कि वो फर्मेंटेड है, कि उसको पीसा है। क्योंकि जब भी ये पकाने का तरीका बदलता है तो उस भोजन के गुण भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पर पकाने के तरीके को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। संयोग मतलब संयोजन, कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो एक साथ मिलाए गए हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब उन्हें साथ में मिलाया जाता है, जैसे दाल चावल मिला के खिचड़ी बनाई जाती है तो बहुत फाइबर रिच हो जाती है, बहुत हल्की होती है, डाइजेशन में बहुत इजी होती है। वहीं जब कुछ पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वो असंगत खाद्य पदार्थ हो जाते हैं, वो बैड कॉम्बिनेशन जिसको हम कह सकते हैं। फिर राशि मतलब मात्रा, की कितनी क्वांटिटी में वो व्यक्ति उस खाने को कंज्यूम कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि उसकी डाइजेशन पावर क्या है। मान लीजिए यदि उसकी डाइजेशन पावर 2 रोटी की है और वो 4 रोटी खाता है तो उसको भारीपन लगेगा, उसमें वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, तो एसिडिटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन हो जाए। तो यहाँ पर भोजन की जो मात्रा है उस पर विशेष महत्व दिया है कि वो व्यक्ति की पाचन की क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। फिर 5वां है देशा मतलब प्लेस और वहां की हैबिटेट, मतलब वो भोजन कहाँ उगाया गया है। तो वहां पर हमको क्या देखना है कि वो लोकल है या फॉरेन का है। तो यहाँ पर हमको प्रेफर क्या करना है, जो लोकल हो और वो जिस वातावरण में खाया जाता है। अब सपोज मान लीजिए हम साउथ की गर्मी में रह रहे हैं और नॉर्थ से आया हुआ खाना खा रहे हैं तो वो आपके लिए कभी भी सुटेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको लोकल और सीजनल 2 चीजों का विशेष महत्व देना पड़ेगा। फिर काल मतलब कब खाया है दिन में, तो दिन के समय खाया है, रात के समय खाया है, किस मौसम में खाया है, कौन सी बीमारी की अवस्था है जिसमें आपने खाया है, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। उपाय योग मतलब खाने का अनुशासन, यानी खाना किस तरह से जो खा रहा है कंज्यूम कर रहा है वो किस तरह से खाना खा रहा है, उसका ध्यान कहाँ है, वो अधिक या कम तो नहीं खा रहा है, वो कॉन्शियसली ईटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और लास्ट है उपयुक्त, तो ये जो भोजन कर रहा है उस व्यक्ति की जो भी प्राकृतिक संरचना है उसके हिसाब से वो खाना उसके लिए सुटेबल है कि नहीं, उसके त्रिदोषों के हिसाब से वो सुटेबल है कि नहीं। खाना ऐसा होना चाहिए कि उसको आयु, शक्ति और स्वास्थ्य सभी चीजें मिले। तो ये जो 8 पिलर्स होते हैं, अगर इनको समझकर और किसी व्यक्ति के खाने को डिजाइन किया जाता है, प्लान किया जाता है, तो वो व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है और एक औषधि की तरह काम करता है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द्वादश आसना प्रविचार। तो ये भी आयुर्वेद की एक अवधारणा है और यह 12 व्यक्तिगत आहार संबंधी दिशा निर्देश मतलब भोजन को सेवन करने की विधियों का वर्णन करती है। और जो भोजन की गुणवत्ता मतलब वो ठंडा, गर्म, गीला, सूखा कैसा है, समय, दिन में 1 बार या 2 बार, इन सब पर पूरा ध्यान केंद्रित करती है। और किसी भी एक आहार के बजाय स्वास्थ्यवर्धक या रोग उपचार के लिए उस आहार को कैसे तैयार किया जाए कि वो औषधि का काम करे, ये भी इसमें बताया जाता है। और आहार को ये चिकित्सा के रूप में लागू करती है और जिस व्यक्ति को जिस बीमारी में जिस विशिष्ट आहार की आवश्यकता है
उसकी पाचन अग्नि, डाइजेस्टिव पावर, उसके जो दोष हैं, उन सब के अकॉर्डिंग कौन कौन से भोजन उसके लिए लाभकारी हैं, उनको देकर और उस भोजन को स्वास्थ्य लाभ या तंदुरुस्ती के लिए एक औषधि के रूप में इस प्रविचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो अब ये जो 12 पहलू हैं, यहाँ पर द्वादश मतलब 12, तो ये जो है वो कौन कौन से हैं? पहला है शीत मतलब सर्दी में किस तरह का भोजन, फिर उष्ण गर्म, स्निग्ध मतलब चिकना है या तेली है, रुक्ष मतलब सूखा है या गैर शमनकारी है, फिर इसके बाद में द्रव यानी तरल है, शुष्का मतलब सूखा और ठोस है, एक कालिका मतलब दिन में एक बार जिनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, द्विकालिका मतलब दिन में 2 बार जिनका पाचन संतुलित होता है, औषधायुक्त मतलब औषधि के सहित भोजन देना, मात्राहीन मतलब कम मात्रा में देना, दोष निवारण मतलब उसके जो त्रिदोष हैं वो शांत हो, बैलेंस हो, उस हिसाब से भोजन को डिजाइन करना, और वृत्ति या अर्थ मतलब उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी वर्क स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से भोजन को देना। तो ये 12 पिलर बताए गए हैं जिनके हिसाब से भोजन को डिजाइन किया जाता है। और इसके भी प्रमुख सिद्धांत वही डिपेंड होंगे कि पर्सनलाइज्ड डाइट होना चाहिए, कि हर व्यक्ति का चूंकि फिजिक अलग है, उसकी वर्क स्टाइल अलग है, उसका माइंड अलग है, उसके रहने का ढंग अलग है, उसकी हैबिट्स अलग हैं, उसकी वो जिस जलवायु में रह रहा है, जिस प्रकृति में रह रहा है वो अलग है। तो खाने को पर्सनलाइज पैकेज के रूप में ही यूज करना चाहिए, वो कॉमन एक नहीं हो सकता है। फिर अगर हम थेरापेटिक यूज कर रहे हैं तो कुछ ऐसा भोजन होना चाहिए कि जो अगर जैसे किसी का डाइजेशन कमजोर है तो उसको बहुत हल्का दें, कुछ ऐसे हैं कि जिनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके इम्यूनिटी सिस्टम को जो बूस्ट अप करे ऐसा भोजन दें। फिर डाइजेशन फायर मतलब यदि डाइजेशन फायर कम है तो दिन में एक बार भोजन दें, और अगर डाइजेशन पावर संतुलित है तो दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए। अब हम देखते हैं आयुर्वेद एंड हेल्थ, इन दोनों का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। तो आयुर्वेद शरीर को स्वस्थ और ऐसा मानती है कि जो त्रिदोष से बैलेंस हो, जिसमें सारी अग्नियां प्रॉपर संतुलित हो, जिसमें धातु बैलेंस हो, और जो भी टॉक्सिन्स हो वो पूरी तरह से शरीर से बाहर निकल रहे हो, और साथ ही व्यक्ति की आत्मा, इंद्रिय और मन, तो शरीर, मन, आत्मा, इंद्रिय सभी आनंदमय रूप में हो। तो केवल रोगों की अनुपस्थिति को ही हेल्थ नहीं मानता है आयुर्वेद। आयुर्वेद ये मानता है कि उसका आत्मा, इंद्रिय, शरीर, मन सभी आनंदमय की स्थिति में हो, समग्र कल्याण और रोगों की रोकथाम पर वो केंद्रित है। इसके कोर प्रिंसिपल क्या है? तो सबसे है कि पहला है कि उसके जो त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, ये जो पंच तत्वों से मिलके बनते हैं, ये सभी बैलेंस हो, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एनर्जीज हैं जो शरीर के सारे जितनी भी फिजिकल और मेंटल फिजियोलॉजी हैं उनको सबको बैलेंस करती हैं। तो हर व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक उसकी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन होता है उसकी प्रकृति के अनुसार, उसके अनुसार आहार हो, उसकी जीवन शैली के हिसाब से आहार हो, वो जिस जलवायु में या जिस क्लाइमेट में वो रह रहा है उसके हिसाब से आहार हो, जिससे उसके ये दोष जो त्रिदोष हैं ये संतुलित बने रह सकें। फिर पाचन अग्नि, तो मजबूत और संतुलित पाचन अग्नि होना चाहिए, जिससे वो पाचन बहुत अच्छा करे, अवशोषण बहुत अच्छा करे, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर करे, जिससे एनर्जी उसको मिले। और अगर पाचन अग्नि कम होती है तो अमा मतलब विषाक्त पदार्थ जो हैं, ये अपचित जो पदार्थ होते हैं उनका संचय होता है, और ये जो अमा होता है ये बहुत सारे रोगों की एक मूल कारण माना जाता है। तो इस अमा का बॉडी से रिमूव होना बहुत ही जरूरी होता है। फिर 7 धातुएं, तो जो 7 धातुएं होती हैं, प्लाज्मा, रक्त, मांसपेशी, वसा, अस्थि, अस्थि मज्जा और प्रजनन, ये सारे शरीर और मन को सहायता देते हैं। तो इनका उचित पोषण होना चाहिए, इनको एनर्जी प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि लाइफ एनर्जी के लिए ये सारे इनका प्रॉपर नरिशमेंट और बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फिर मल मतलब जितने भी वेस्ट
प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के, तो जो मूत्र, मूल और पसीना, ये सारी चीजें जो हैं ये उचित समय पर इनका उचित निर्माण हो और उचित समय पर इनका बॉडी के बाहर निष्कासन हो, ये बॉडी से थ्रू आउट हो। तो ये सारी चीजें बीमारी को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। मन, इंद्रिय और आत्मा मतलब मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण हो जो संतोष, स्पष्टता और आंतरिक शांति से युक्त हो। तो ये सारी चीजों को आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य के ऐसा मानता है कि ये सारे कंपोनेंट्स टोटल हेल्थ के लिए कंपलसरी है। तो जब ये सारे कंपोनेंट्स जिसके पास होते हैं उसी को वो हेल्दी कैटेगरी में रखता है। अब ये जो सप्त धातु हैं अभी हम बात कर रहे थे, तो ये बॉडी के 60 टिश्यूज हैं जिसको हम ऊतक कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्लाज्मा, ब्लड, मसल्स, फैट, बोन, मैरो और स्पर्म, ये इसके साइंटिफिकली नेम है। और वैसे नाम क्या थे? रस, रक्त, ममसा, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो ये जो 7 धातुएं होते हैं ये बॉडी का बेस है जो पूरे शरीर को बनाते हैं। और धातु का अर्थ क्या होता है कि वह जो धारण करता है या आधार देता है। तो मानव शरीर की जो पूरी रचना है, उसका पोषण है, उसको जो एनर्जी मिलती, उन सब का आधार ये 7 धातुएं ही हैं। तो ये जो 7 धातुएं हैं जब भी किसी भोजन को कंज्यूम किया जाता है तो सबसे पहले जो बनता है वो ऊतक बनता है, मतलब रस धातु, प्लाज्मा, या जिसको लिम्फ भी कहते हैं। और ये जो पोषक तत्व को पूरी बॉडी में भेजता है और सभी टिश्यूज को ये प्राइमरी न्यूट्रिशंस देता है। फिर सेकंड जो बनता है वो रक्त धातु, या जिसको ब्लड टिश्यू बोलते हैं। तो ये जीवन का, लाइफ का बेस है। यही रक्त धातु है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना कंप्लीट बॉडी की हर एक सेल तक। और ये बॉडी को एनर्जी देता है, कलर देता है, और ये इसमें अग्नि तत्व भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में है मांस धातु, या जिसको हम मसल्स टिश्यू कहते हैं। ये पूरी बॉडी को एक सपोर्ट देता है, एक स्ट्रक्चर देता है और ये मूवमेंट देता है, क्योंकि यदि मसल्स नहीं हो तो हम बॉडी को मूव नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी के मूवमेंट के लिए मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ये एक शेप देता है बॉडी को। और जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितनी भी बोन होती हैं, उनको कवर अप करके रखता है। फिर मैदा मतलब फैट जो टिश्यू होता है, ये क्या करता है? ये एनर्जी को स्टोर करता है। बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको लुब्रिकेट करता है, बोन्स को सपोर्ट देता है, और ये पृथ्वी और जल तत्व से बनता है। फिर अस्थि मतलब बोन टिश्यू। तो बोन टिश्यू क्या है कि पूरी बॉडी को एक फ्रेम देता है, स्केलेटन देता है, जिससे शरीर में स्थिरता आती है और एक सपोर्ट मिलता है और एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क ये कंप्लीट बॉडी को देता है। फिर मज्जा मतलब बोन मैरो। तो जो बोन होती है उनके अंदर कैविटी होती है और उस कैविटी में बोन मैरो पाया जाता है, और ये पूरी बोन को हेल्दी रखने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, बोन्स को ऑक्सीजन देने के लिए, कैल्शियम देने के लिए। और ये जो बोन मैरो होता है ये ब्रेन और बैक बोन, इन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी जुड़ा हुआ होता है। फिर शुक्र धातु मतलब रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ये सबसे लास्ट बनता है और ये बहुत ही रिफाइंड टिश्यू होता है। और ये मेल में सीमेन और फीमेल में ओवम के रूप में होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, वाइटलिटी के लिए और ओवरऑल एनर्जी के लिए। तो इस तरह से ये सप्त धातुएं होती हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका एक क्रम में विकास होता है, जिस क्रम में अभी हमने पढ़ा है, और हर एक धातु से दूसरी धातु बनती जाती है। और इनका जो क्वांटिटी होती है वो संतुलित होनी बहुत जरूरी है। असंतुलित होने से या इनमें विकृति होने से बहुत सारे रोग का कारण ये भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बन रहा है एक बार हम रिपीट कर देते हैं। रस मतलब प्लाज्मा,
प्लाज्मा से रक्त मतलब ब्लड, ब्लड से मांसा मतलब मसल्स, मसल्स से मैदा मतलब फैट, फिर उसके बाद में अस्थि मतलब बोन, मज्जा मतलब बोन मेरो, फिर शुक्र मतलब रिप्रोडक्टिव टिश्यू, और अंत में ओजस। तो इस तरह से ये सप्त धातु बनती है। अब ये जो आयुर्वेद के हिसाब से जो हेल्थ के वो 3 ही पिलर हैं। एक तो है कि आहार, जो कैसा आहार ले रहे हैं, वो आहार औषधि के रूप में ले रहे हैं कि नहीं, आहार व्यक्ति की प्रकृति, आयु, ऋतु, जठर, अग्नि, उन सब की स्थिति के अनुसार लेना। फिर स्लीप, निद्रा, तो ये बहुत जरूरी है कि दोषों को संतुलित रखने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, हीलिंग पावर को बढ़ाने के लिए और बॉडी को हील अप करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी जो स्लीप साइकिल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। यदि इनकम्प्लीट स्लीप साइकिल रहती है तो वो हील अप बॉडी नहीं हो पाती है। फिर ब्रह्मचर्य मतलब कॉन्शियस लिविंग और गुड कंडक्ट, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति का जीवन है वो संयमित हो, उसमें नैतिकता हो और उसकी जो शारीरिक गतिविधि है वो संतुलित हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो और आत्म देखभाल मतलब कुछ स्पिरिचुअल चीजें भी उसमें शामिल हो। और बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो आपकी दैनिक चर्या है और ऋतुचर्या है वो दोनों परफेक्ट होना चाहिए, मतलब डेली लाइफ रूटीन आपका परफेक्ट आइडियल होना चाहिए। साथ ही जो सीजनल, जो ऋतु के हिसाब से नियम होते हैं वो भी परफेक्ट होना चाहिए। तो वो कैसे होना चाहिए कि जैसे जल्दी उठना, पूरी तरह से अपने शरीर को स्वच्छ करना, मालिश करना, योग करना, ध्यान करना और जितनी भी प्रकृति सीजन्स हैं उनके साथ तालमेल बिठाते हुए आहार को करना। योग और ध्यान मन को शांत करने के लिए, मानसिक लचीलापन के लिए, रक्त संचार के लिए, डाइजेशन इंप्रूवमेंट के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। फिर इसमें हर्बल उपचार, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिन पर हर्ब्स होते हैं जिनको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और पंचकर्म मतलब आयुर्वेद में पंचकर्म माने जाते हैं, जो 5 विषहरण उपचार जैसे वमन, विरेचन, औषधि, एनिमा और एक शायद इसमें कोई रह गया है। तो ये जो पांचों पंच कर्म होते हैं, इनसे क्या होता है कि जो भी बॉडी में डिपॉजिट टॉक्सिन होते हैं उनको बॉडी के बाहर कर दिया जाता है और जब वो बाहर हो जाते हैं तो व्यक्ति को हेल्थ इम्प्रूव होती है। फिर वात, पित्त, कफ तो शायद हम पढ़ चुके हैं ना, है ना, इसको हम सेपरेटली पूरा पढ़ चुके हैं तो इसको हम रिपीट नहीं करते हैं आज, क्योंकि इसमें वात, पित्त, कफ भी दिया गया था। इसलिए ये वात स्पेस और एयर से बनता है और एक तरह की एनर्जी है। वहीं पर जब हम आगे देखते हैं तो पित्त जो है वो फायर और जल, इससे मिलके बनता है। इसमें भी इसके दोष और लक्षण क्या है ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। पित्त दोष क्या होता है, इसको संतुलित कैसे करें। फिर कफ क्या है, पृथ्वी और जल है, तो इन दोनों तत्वों से मिलकर इसका निर्माण होता है। और कफ को कैसे बैलेंस करें, कैसे उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको संतुलित कैसे किया जाए, इसमें कौन से खाने लें, कौन से खाने नहीं लें, किस तरह से खाने को खाएं, तो ये सारी चीजें हैं। एक ये जो आयुर न्यूट्री जिनोमाइस है, ये टॉपिक आपके इसमें नहीं है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिया है। ये जो टॉपिक है ये जीन्स, डीएनए, आरएनए पर काम करता है और डीएनए आरएनए के हिसाब से आयुर्वेद जो है अपनी औषधियों को देता है। तो ये थोड़ा सा इसमें भी वही प्रकृति त्रिदोष की कल्पना है और एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन, यानी जो जीनोमिक डेटा है, यानी डीएनए आरएनए का जो डेटा होता है उसको निकाल के उसके हिसाब से आहार और विहार मतलब क्या खाना खाना है और कैसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, इसको समझा जाता है। तो ये डीएनए के बेस पे काम होता है और उससे ही ये डिसाइड होता है कि किस तरह का भोजन होना चाहिए।
दीदी इसके पहले की स्लाइड प्लीज एक बार और कर दीजिए, इससे पहले की। और पहले ये भी वात पित्त कफ के हिसाब से कि किसके डीएनए में कौन सी, डीएनए से ये पता किया जाता है कि त्रिदोष किस तरह से है। डीएनए से कैसे पता करा जाता है? अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। डीएनए एनालिसिस होता है लैब में और उससे ये फाइंड आउट किया जाता है ना? जैसे ब्लड टेस्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी, वैसे जी दीदी, थैंक यू आज दीदी। हमारी ये यूनिट जो है ये कंप्लीट हो गई है। हमारे पास 10 मिनट का टाइम है क्वेश्चन आंसर के लिए। एक्चुअली आज मेरी अभी खेलो एमपी चल रहा है, तो खेलो एमपी का भी संभाग और स्टेट का होना है दोनों, तो उसके लिए आज मुझे जजेस की क्लासेस लेनी है, जजेस ओरिएंटेशन में। तो 9 बजे से 9:05 से मेरी वो स्टार्ट है, तो हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। जी मंजू जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो क्लासेस आप लोग हमें लेक्चर देते हैं वो टाइम से नहीं आते हैं। अभी मतलब बहुत सारे रहते हैं, तो शुरू से ही ये हुआ कि देर से आ रहे हैं, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन सा रहता है। साथ के साथ आते रहे तो हम साथ के साथ करते रहें। और दूसरा नहीं, ये है आपके क्लास में तो आ जाता होगा साथ में। नहीं आता, नहीं दीदी अभी नहीं आया हम लोग। मैं नहीं आते टीम से हैं। बात कर लूंगी एक बार, है ना। और मतलब हर लेक्चर नेक्स्ट डे आ जाए या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आ जाए तो वो हमें इजी रहे। तो आते ही नहीं है तो बहुत उसके बाद याद ही नहीं रहता क्या कुछ था। और दूसरा ये है कि वो खुलते ही नहीं है, कुछ कुछ खुले हैं बाकी खुलते ही नहीं है।